one। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम कवर करेंगे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज से 10 क्वेश्चन, 10-11 क्वेश्चन लगभग करते हैं हम डेली। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम जो कि अभी पारित हुआ था 2016 में, सम्मिलित है? इसमें क्या सम्मिलित है? तो इसमें पहला स्टेटमेंट जो है, एक तरह से वाक्य जो है, वाचन एवं भाषा संबंधी निशक्तता, दूसरा एसिड हमलों के पीड़ित, और तीसरा थैलेसीमिया। तो इसमें से जो आंसर है वो आपका तीनों ही बिल्कुल सही है। तीनों ही निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर हो जाता है डी। देखिए, निम्नलिखित तो एक तरह से ये मान के चलिए कि ये एक क्षेत्र की एक तरह से विशेषताएं दी गई हैं। तो कौन सा वन उपयुक्त उद्धरण की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ये स्टेटमेंट के रूप में है, और इनमें से आपको बताना है कौन सा क्षेत्र के रूप बारे में ये चीजें सटीक बैठती हैं। तो क्या कह रहा है ये, इन वनों में 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तथा ये हिमालय की तलहटी के निकट पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम घाट के पूर्वी ढलानों, उड़ीसा में पाए जाते हैं। साल और शीशम इनकी प्रमुख प्रजाति हैं। तो ये कौन से वन हैं? ये हैं आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या फिर आर्द्र पर्णपाती, या फिर शुष्क पर्णपाती, या फिर आर्द्र सदाबहार। तो ये आंसर है इसका आर्द्र पर्णपाती। तो आपको पता होगा कि लगभग 200 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है वहाँ एक तरह से आर्द्र होंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है, 100 से लेके 200 तक, 100 से लेके 200 सेंटीमीटर तक। और साल और शीशम आपको पता है आर्द्र पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं। और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर, यानी कि जैसे मान लीजिए ये पश्चिमी घाट है पूरा, और इसका पूर्वी ढलानों पर यहाँ पर क्या है, वर्षा थोड़ी सी कम होती है, लेकिन होती तो कम मात्रा में होती है। तो इस वजह से पर्णपाती भी वन पाए जाते हैं। तो ये हो जाता है आंसर इसका। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रचलित 3 कठिया प्रणाली के विरोध से संबंधित था? खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, नील विद्रोह, या एका आंदोलन? तो इसका आंसर आपको पता है, सिंपल है ये, अगर जिन्होंने पढ़ा है। चंपारण आंदोलन 3 कठिया प्रणाली क्या होती है, 3/20 भाग पर जो है नील की खेती इन्हें करनी पड़ती थी किसानों को। तो ये थी, जबरदस्ती करवाते थे अंग्रेज लोग। तो ये थी 3 कठिया प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा घाटा सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को प्रदर्शित करता है? कुल उधारी आवश्यकताओं को प्रदर्शित करता है। तो ये आपका राजकोषीय घाटा, इसे अच्छे से ध्यान में रखें। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं अल्पसंख्यक कल्याण को बढ़ावा देती हैं? तो पहला है आपका नई रोशनी, पढ़ो प्रदेश, और हमारी धरोहर। तो इसमें से जो तीनों ही परियोजना है वो आपकी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक तरह से चलाई गई सेवा योजनाएं हैं। तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा आपको अल्पसंख्यकों के बारे में। भारत निम्नलिखित में से किन संगठनों का एक संस्थापक सदस्य है? कीवर्ड है यहाँ पर, संस्थापक सदस्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, या फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो आपको जानकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि हम इनमें से तीनों में से हम तीनों के ही एक तरह से संस्थापक सदस्य हैं। तो आंसर हो जाता है डी। ये आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए हल्की सी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जा रहे हैं आईएएस पीसीएस में। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी असमपाती असमतापी असमतापी प्रजातियां, जिन्हें हम कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड स्पीसीज हैं? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोल्ड ब्लडेड क्या होता है। कोल्ड ब्लडेड पता है क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड उन्हें कहते हैं जिनका तापमान क्या होता है, पर जैसे ही वातावरण का तापमान चेंज होता है उसी प्रकार से उनका शरीर का भी तापमान बदल जाता है, यानी कि वो अनुकूल हो जाते हैं पर्यावरण में रहने के लिए। तो ऐसे कौन कौन से हैं? सरीसृप, पक्षी, मछली, इनमें से कौन है? तो आपको पता होगा कि दो दो जो है मैमल्स और जो है पक्षी, वो आपके वार्म ब्लड में आते हैं, यानी कि उनका तापमान हमेशा समान रहता है, और जो बदलता रहता है उनका किनका है? सरीसृपों का और मछलियों का। तो ये थोड़ा सा समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये एक तरह से ऐसे। तो आंसर हो जाता है 1 और 3, क्योंकि इसमें कोल्ड ब्लडेड पूछा है, यानी जो अपना शरीर का तापमान अनुकूल कर लेते हैं वातावरण के बदलने के साथ ही।
निम्नलिखित में से स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में गठित राष्ट्रीय ई स्वास्थ्य प्राधिकरण के कार्य क्या हैं? पहला आपका ई स्वास्थ्य मानकों को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य डाटा के लिए गोपनीयता और सुरक्षा उपायों को लागू करना। तीसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड के आदान प्रदान और संग्रहण को विनियमित करना। तो ये तीनों ही एक तरह से इसके कार्य हैं, किसके? राष्ट्रीय ई स्वास्थ्य प्राधिकरण के। तो इसे ध्यान में रखें, थोड़ा सा आंसर हो जाता है डी। देखिए, निम्नलिखित मिसाइलों पर विचार करना है आपको, और उपयुक्त मिसाइलों में से कौन सी परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है? तो अक्सर आपने देखा होगा परीक्षण होते रहते हैं अग्नि 5, पृथ्वी वगैरह के। तो इनमें से देख लेते हैं कौन कौन से परमाणु आयुध जो है परमाणु ले जाने में सक्षम हैं। तो आपको पता होगा अग्नि 5 तो है ही है, और आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि पृथ्वी 2 है, वो भी एक तरह से परमाणु आयुध ले जा सकती है। और नाग जो है हमारी मिसाइल नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। टैंक है, नाग टैंक है, तो इस वजह से ये तीसरा हट जाता है। और रह कौन सा जाता है? 1 और 2 आंसर। देखिए, गदर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, गदर आंदोलन जो है और गदर पार्टी तो एक ही है, ये ध्यान में रखना है। गदर पार्टी ने ही एक तरह से गदर आंदोलन के रूप में एक तरह से शुरू किया था। तो इसमें स्टेटमेंट है पहला, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र भारतीय गणतंत्र की स्थापना करना था। दूसरा, गदर पार्टी के अनुसार ब्रिटिश शासन का पराभव केवल सशस्त्र विद्रोह द्वारा ही किया जा सकता है। तीसरा है आपका स्टेटमेंट, आंदोलन के संदेशों में अत्यधिक धार्मिक झुकाव होना इस आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। तो इसमें से जो आंसर है पहला और दूसरा है, और ये तीसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस समय सभी मुस्लिम और हिंदू एक तरह से ये मान के चलिए कि मिलके ही लड़ते थे। तो ऐसा कुछ नहीं था कि धार्मिक झुकाव होना इस आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखें, 1 और 2 आंसर है इसका। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और जिन्होंने अब तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे आपकी स्टडी में वो। और आज आपको पता है कि 2 नोटिफिकेशन आ रहे हैं, एक यूपी पीसीएस का और सिविल सर्विसेज का, यूपीएससी आईएएस का तो आ ही रहा है। तो आप अच्छे से फॉर्म भरिए ध्यानपूर्वक थोड़ा सा। और मैंने सब्जेक्ट कैसे चुनना है एक तरह से आईएएस के लिए, तो उसके बारे में एक वीडियो बनाया है, मैं आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो उसे आप देख लें अच्छे से और अच्छे से तैयारी में लग जाएं। अब आपके लगभग 3-3, 4-4 महीने रह गए हैं दोनों एग्जाम के, और मैं दोनों ही एग्जाम की तरह से आपको हेल्प करता रहूँगा अपनी स्तर से जो भी हो सकेगा। तो देखते रहें और सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है, और लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे जो यूट्यूब जो है कई लोगों तक इसको भेजता है जब आप लाइक करते हैं, और कोई इससे फ़ायदा नहीं होता है लाइक से। बस यही होता है कि यूट्यूब जान जाता है कि हाँ इसको लाइक कर रहे हैं लोग, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाया जाना चाहिए। तो देखते रहें, धन्यवाद।